नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस शो में हम हर बार किसी न किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से या किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, ताकि हमारा जो यूथ है उसे मोटिवेशन मिल सके कि लाइफ में अगर कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए किस तरह से तैयारियां किए जाए, किस तरह से मेहनत की जाए। वो सारी चीजें हम इस शो में आने वाले गेस्ट से, आने वाले सेलिब्रिटी से बातचीत करते हैं। तो आज इस शो में हमारे साथ बहुत ही विशेष पर्सनालिटी है। इस बार रामपुर बुशहर से बीजेपी की तरफ से एमएलए के कैंडिडेट कौल सिंह नेगी जी होंगे, जो एक बहुत ही यूथ और बहुत एनर्जेटिक युवा नेता है। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके लाइफ की स्टोरी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते सागर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने एमएलए के लिए इस बार आपने रामपुर से चुनाव लड़ा है। तो आज हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी जो लाइफ है वो किस तरह से शुरू हुई, आज आपकी जो एजुकेशन है कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक हुई। सागर जी, मेरी जो पढ़ाई हुई रामपुर से हुई है। रामपुर में ही बॉयज स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। कॉलेज रामपुर कॉलेज से हुआ और वहीं से पीजी की इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बीएड की मैंने सर्वपल्ली कॉलेज से, नोगली में। और उसके बाद ऐसे विद्यार्थी संगठन में लंबे टाइम तक ऐसे एज ए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते काम किया। तो कुल मिला के 2004 में कॉलेज जब हम पहुंचे, तो एक कॉलेज पहुंचकर विद्यार्थी संगठन से जुड़ना हुआ। तो विद्यार्थी परिषद से जब जुड़े तो एक लाइफ की एक दिशा वहां से बदल गई। और जी रामपुर कॉलेज में जब हम एबीपी में जुड़े, तो स्वाभाविक था कि वहां पर रामपुर बुशहर में एक कांग्रेस का एक पुराना गढ़ रहा है। वहां पर विद्यार्थी संगठन भी अगर देखेंगे तो एनएसयू का एक अच्छा बोलबाला था। और दूसरा जी जहाँ जी वामपंथी संगठन है उनका भी, एसएफआई के भी अच्छा था। और विद्यार्थी परिषद का काम था, लेकिन उतना उस तरीके से नहीं था कि वहां पर हम कुछ कॉलेज में प्रभाव हम डाल पाए। तो जी 2006 में मुझे एससीए के चुनाव में लड़ने का मौका मिला। जी एससीए चुनाव में पहली बार मुझे वहां पर एबीपी के नाते ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव वहां पर जीता। तो मुझे लगता है कि वहां से एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का एक शुरू हुआ कि वहां पर चुनाव जीता। और उसके बाद उस तरीके से एक राजनीतिक क्षेत्र में की दिशा की तरफ मेरी लाइफ चली गई। बाकी उसके बाद आगे आगे चलते गए तो कई तरह के पड़ाव आए। और लंबे टाइम विद्यार्थी संगठन में काम करने का जब वापस रामपुर में आया, तो ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में ऐसे अपने शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इस दिशा की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। और उस दिशा में बढ़े। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि ऐसे कम टाइम में एक जी इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े जो राजनीतिक पार्टी है उसके प्रत्याशी मुझे रामपुर से चुना। तो अपने आप को जी सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि बड़ी कम उम्र में मुझे मौका मिला। और पूरी बिल्कुल कोशिश की मैंने बिल्कुल। उस मौके को एक अवसर में बदलने की। बाकी जो रिजल्ट आएंगे बाकी उस पर निर्भर रहेगा, लेकिन एक अच्छा एक मेरे को मौका मिला और उस मौके को बनाने का प्रयास किया मैंने बस। तो ये जो राजनीति में आने की जो प्रेरणा थी, ये आपको कॉलेज के बाद आई या फिर बचपन से भी आपने कभी सोचा था कि राजनीति में जाना है। मैं आपको सच बताऊं तो जब तक हम प्लस टू तक थे तो मुझे राजनीति से बड़ी एक दूर लक्ष्य दूर है। तक रिश्ता नहीं था हमारा। और मुझे कभी जी सोचा जी भी नहीं था कि राजनीति में ना। हमारा पारिवारिक परिवेश था, एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। पिताजी सरकारी जी कर्मचारी थे, माताजी गृहिणी थे। तो कभी हमने सोचा नहीं कि राजनीति किस परिप्रेक्ष्य में आएंगे। जब हम कॉलेज में एबीपी के साथ जुड़े तब भी हमारे को इस तरह का हमारे को विजन नहीं था, दिशा नहीं थी, क्योंकि हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। ये था कि हमने जी रामपुर में एबीपी में जुड़े, एबीपी को हमने यहाँ पर जितानी है। यहाँ पर कभी एबीपी नहीं जीती है, लेकिन एक जुनून था, एक जज्बा था कि नहीं, रामपुर कॉलेज में एबीपी को जितानी है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए मेहनत भी की। पहली बार मैं जीता, उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट आया, उसके बाद हमारा पूरा पैनल भी रामपुर के अंदर आया। तो एक जुनून था, वो जज्बा था, उसके लिए हमने काम किया। लेकिन उसके बाद एक पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद
एक एबीपी में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते से अलग अलग स्थान में काम करने का मौका मिला। लगभग 11 साल ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते अलग अलग स्थान में रहा। और उसके बाद जब वापसी आया तो एक हमारे को था कि अब उसके बाद क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है। तो एक मुझे लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके कि उस क्षेत्र में हमें काम करना है। तो उस क्षेत्र में काम किया और मुझे वहां पर एक प्रत्याशी के नाते आज मौका मिला। और उसमें हमने जी जी अच्छा करने का प्रयास किया, ईमानदारी और निष्ठा से जो हमारे को जिम्मेदारी मिली। और जिम्मेदारी का निर्वहन हमने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। बाकी जो आगे परिणाम आएंगे उसके ऊपर निर्भर रहेगा। जी। ये जो आपने 11 साल आपने कहा कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, इसमें क्या चीज आपको सीखने को मिली जहां से आपको लगा कि अब मुझे पूरा जो है अपना जो लाइफ में है वो पॉलिटिक्स की तरफ लेके जानी है? क्या आपकी इस बीच उपलब्धियां रही है? सागर जी, क्या है कि विद्यार्थी परिषद में आपको बताऊं कि ऐसे 3 तरह के कार्यकर्ता काम करते हैं। एक तो छात्र जीवन में जो पढ़ाई करते करते काम करते हैं, दूसरे हमारे ऐसे प्राध्यापक कार्यकर्ता भी होते हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है। और दूसरे होते हैं पूर्णकालिक, होते पूर्णकालिक होते कि अपने घर परिवार छोड़कर संगठन जहाँ तय करता है कि किस स्थान पे जी जाना है, वहां फिर निस्वार्थ भाव से उसको काम करना पड़ता है। और वहां पे मुझे सबसे पहले जब 2010 में पूर्णकालिक निकला तो मुझे शिमला का काम दिया था। और लगभग 5 साल मैंने शिमला में काम किया। शिमला में शिमला जिला पूरा उसके अंदर आता था। तो उसके बाद मुझे धर्मशाला गया, धर्मशाला में मुझे काम करने का मौका मिला। उसका 2015 में पूरे हिमाचल प्रदेश का काम मेरे पास था, प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी थी। और उस तरह उस समय में जो पूर्णकालिक जीवन रहा तो कहीं भी विजन नहीं था हमारा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाऊंगा। हमें ये था कि हमने युवाओं को देश और समाज के लिए प्रेरित करना है। पढ़ाई करते करते समाज और देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं युवा, उसके लिए प्रेरित करना है। तो इसलिए कई प्रकार की एक्टिविटी हमारी होती थी कॉलेजों में, युवाओं को मोटिवेट करना, उनकी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बने, उनका समाज के लिए पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई करने के बाद जिस भी क्षेत्र में चुने तो उनका एक ध्यान उनका समाज के प्रति भी उनका जिम्मेदारी बने। उस तरीके से हमारी एक भूमिका रहती थी। और मुझे लगता है कि एबीवी में जुड़ने के बाद मुझे मेरे जीवन में तो बहुत परिवर्तन आया। जब हम +2 तक थे तो हम खड़े होकर कहीं आगे टीचर ने कर दिया खड़े तो वहां भी बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। और जब कॉलेज में एबीपी में जुड़े तो शुरुआती दौर में मुझे ये लगता था कि मैं काम सब कुछ करूंगा, हम झंडे भी लगाएंगे, पोस्टर भी लगाएंगे, लेकिन हमने आगे बोलना नहीं है। बोलने को हमारे को बड़ी झिझक महसूस होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर वो सारी खूबी कैसे आई, मुझे लगता है कि एबीपी की देन है। और बिन बताए हमारे अंदर सारी जो हमारी जो कमियां हैं, कमियों को दूर करते हुए जो हमारी अच्छाई अच्छाई को कैसे उभारना है, तो मुझे लगता है कि एबीपी ने हमारे अंदर वो सारे गुण लाए हैं। तो मुझे तो लगता है कि आज इस स्थान तक भी मैं पहुंचा हूं तो उसमें विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे विद्यार्थी परिषद के जो हमारे सीनियर तो हमारे कार्यकर्ता जो थे जी जी। हमारे जो युवा है, खासकर जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनको आप हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो जो संगठन जो स्टूडेंट्स के होते हैं उनसे उन्हें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, या उनको अपना जो पूरा फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई पे रखना चाहिए? उनको क्या प्रेरणा देंगे आप? मुझे लगता है कि जब कॉलेज में विद्यार्थी पहुंचता है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी ये रहनी चाहिए कि उनको पढ़ाई करनी है। क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ परिवार ने उनको कॉलेज भेजा होता है कि उनके भविष्य सुधरे, अच्छा भविष्य बनाए। तो पहली प्राथमिकता तो मुझे लगता है कि पढ़ाई रहनी चाहिए। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे छात्र संगठन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर हम युवाओं की चाहते हैं तो ऐसे छात्र संगठन का जुड़कर कई प्रकार की मुझे लगता है कि जो उनके अंदर कमियां हैं वो कमियों को दूर करता है। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। आप विद्यार्थी संगठन में जुड़ कहीं भी जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका कहीं बोलना है, 100 लोगों के बीच में बोलना है, अपने अधिकारियों से बातचीत करनी है, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके आने वाले समय में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वो आपके वो जरूर काम आएगी। क्योंकि आज के समय में मुझे लगता है कि अब जब लीडरशिप की बात करते हैं तो आम समाज को लगता है कि लीडरशिप केवल पॉलिटिकल क्षेत्र में लीडरशिप चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप की आवश्यकता है। आप एक अच्छे टीचर बनेंगे तो वहां भी एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप ऐसे अधिवक्ता बनेंगे तो मुझे लगता है कि अधिवक्ता वहां पर भी एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और वो गुण विकसित करने का एक माध्यम मुझे लगता है कि वो विद्यार्थी संगठन है।
और विद्यार्थी संगठन में जुड़ेंगे, ईमानदार से काम करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई एजुटेशन करने हैं तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मुझे लगता है कि जुड़ना चाहिए, लेकिन केवल मात्र आप उसी में इन्वॉल्व करेंगे, 100% आप वहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक नहीं है। पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई रहे, और सेकंड प्राथमिकता जो समय बचता है तो कहीं ना कहीं ये छात्र संगठन से जुड़कर अपने आप को, अपने अंदर के जो आपके अंदर जो गुण है, उन गुण को बाहर लाने का एक माध्यम आपके पास छात्र संगठन बन सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सीखने को बहुत जी कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा है सर कि आपने ऐसा, आप कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम में आप बहुत आगे पहुंच गए, ऐसा आपने क्या किया कि पार्टी ने आपको टिकट दिया? क्या आपकी ऐसी उपलब्धियां रही? सागर जी, मैं कहूँ आपको, मैं तो कॉलेज टाइम से लेके मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलती थी, जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपते थे, मैं उस जी जिम्मेदारी के प्रति 100% पूरा कोशिश करता कि उसमें बेस्ट करूं। मैं उससे आगे नहीं सोचता था कि मेरे मेरी जिम्मेदारी, उदाहरण के लिए मेरी एक कमरे के साफ करने की जिम्मेदारी है, तो मैं कोशिश रहती थी कि मैं उस कमरे को पूरा क्लीन करूं, उसको सफाई करूं, उसके अलावा मैं नहीं सोचता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पे की, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो जो जिम्मेदारी देते रहे, उस जिम्मेदारी को एक अच्छे से अच्छे करने में प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सारी चीजें मुझे आगे लाने में एक एक माध्यम बनी। और रामपुर बुशहर में जब काम किया, तो कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में जो लगातार वहां पर एक्टिव रहे, जनता के बीच में रहे, सोशल एक्टिविटी करते रहे, तो ऐसे शीर्ष नेताओं को भी लगा होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको मौका देना चाहिए, युवा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम से रामपुर के अंदर जो अगर देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी वहां पर जीता नहीं है। आजादी जी के जी बाद भी अगर देखेंगे तो 1977 में केवल मात्र 2.5 साल के लिए गैर कांग्रेसी विधायक वहां पर आ, वो भी जनता दल से, जी निजूराम जी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का ही प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीत कर गए। तो मुझे लगता है कि जी ऐसे शीर्ष नेतृत्व ने सोचा होना कि एक संभावना हो सकती है, युवा चेहरा हम उतारे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वो माध्यम में बना उसके वहां पर। और जी उसमें कितना हम सफल होंगे वो आगे तय तय होगा। तो मुझे लगता है जी कि यही एक हो सकता है। जी। वैसे तो ये जो संघर्ष जो हमारा प्रोग्राम है, ये नॉन पॉलिटिकली, इसमें हमारा जो मकसद है कि हम जो लोग आगे बढ़े हैं उनसे ये सीखें कि कैसे वो आगे बढ़े। लेकिन चलो, अभी बात अगर राजनीति की हो ही रही है, तो मैं आपसे इतना जानना मैं चाहूंगा कि जी एक चीज मैं बताऊं सागर जी, आप वो चाहे राजनीति है, चाहे जिस भी क्षेत्र में, आपके पास हॉनेस्टी और हार्ड वर्किंग आप है, तो आपको जीवन में जो भी लक्ष्य तय करेंगे आप उसमें सफल होंगे। क्योंकि ईमानदारी और मेहनती इंसान का कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए मेरा तो ये मानना है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग सक्सेस स्टोरी है, मैं तो ये मुझे लगता है कि आप हार्डवर्क और ईमानदारी से आप जो लक्ष्य आपने अपने जीवन में सोचा है, उस लक्ष्य के प्रति अगर ईमानदारी और निष्ठा से अगर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचेंगे जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे जी युवाओं के लिए मैं अगर कोई संदेश अगर मैं देना चाहूँ, तो केवल मात्र जो भी लक्ष्य आप तय करें, उस लक्ष्य के प्रति आप पूरी निष्ठा रखें, और उसके प्रति ईमानदारी से आप मेहनत करें, तो जरूर आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जी। तो जी मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि 1952 से लेकर के आपने कहा कि सिर्फ एक बार जनता पार्टी के नीजूराम जी रहे। इतने सालों की अगर बात करें, अगर 1982 की बात भी करें, तो लगातार 1982 से लेकर 22 तक, 2022 तक लगातार बीजेपी का रहे। तो इतना बीजेपी का, सॉरी, कांग्रेस के यहाँ पे हमेशा सत्ता रही है रामपुर में। तो आपको क्या लगता है कि इतने लगभग लगभग अगर 82 से ही बात करें, तो लगभग 40-42 साल हो गए हैं, तो जी किस जी जी। लेवल पे विकास हुआ है? मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है कि रामपुर में जो एक ही प्रत्याशी, एक ही पार्टी के प्रत्याशी वहां पर हमारे राजा साहब जी जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनका एक जी अपना एक आधार था वहां के लोगों की। मुझे लगता है कि एक श्रद्धा, हम कह सकते हैं श्रद्धा, उनके प्रति वो दिखती थी सारी। और वहां से कोई भी प्रत्याशी उठता था तो केवल मात्र वहां पर उनको देखकर वहां पर वोट दिए जाते थे और चुनकर विधानसभा पहुंचते थे। बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि एक वो एक कारण था जो लगातार वहां पर जीत रहे थे। और ऐसा नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार संघर्ष करती रही और बहुत पिछला जो चुनाव है तो बड़ा करीबी अंतर से हारे है, लगातार बीजेपी तो आगे बढ़ती गई।
लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास भी, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि विकास नहीं हुआ है। हर एक सरकार की जिम्मेदारी रहती है, कोशिश कर रहती है कि हर एक क्षेत्र का विकास हो, और रामपुर का भी हुआ, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए था, जो अपेक्षा हम रामपुर से रखते थे कि रामपुर में हमारी सड़कें हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधा है, उस तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को जरूर मिली। क्योंकि अगर मुझे तो पिछले 2 साल से जब गांव गांव में जाने का मौका मिला, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर गांव पहुंचने के लिए सड़क से लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं, और खच्चरों से आज भी स्मार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति आज भी रामपुर में है, तो कहीं ना कहीं विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य की सुविधा, हमारा खनेरी हॉस्पिटल है, ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे एक अच्छा हम सुविधा हम रामपुर में दे सकते थे, क्योंकि हमारा पिछले लंबे समय से राजनीति का केंद्र रामपुर रहा है। तो उसमें मैंने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी अगर रही, तो कमी ये रही कि जिसको हम, जिस प्रत्याशी को, जो हम रामपुर की समस्याओं को विधानसभा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसके प्रति थी, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को जरूर मिली होनी। पिछले 3 टेन्योर से तो हमारे एक ही प्रत्याशी रामपुर से थे। तो मुझे लगता है कि एक जिस निष्ठा से, जिस जिम्मेदारी से ऐसे रामपुर की समस्याओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म में उठाना चाहिए था, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिली। और वो विकास की गति जो हम कह रहे हैं कि जिस गति से होना चाहिए था, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस गति से रामपुर विकास की गति से आगे नहीं बढ़ पाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हम देखना है, और एक विषय और बताता हूँ सागर जी आपको, कि रामपुर की जनता ने, अगर आप भी विचार करिए कि रामपुर की जनता ने जब भी चुनाव होंगे, तो मुझे लगता है कि कभी भी हमने एमएलए को देकर वोट नहीं दिया होना। रामपुर की जनता ने देखा कि हमने यहाँ से, हमारे मुख्यमंत्री है, उनको देकर हमने वोट बना देना है। एमएलए चाहे जो भी वहां पे चुनाव लड़ा, तो वो एक पक्ष था, लेकिन उनको देकर वोट दिया। तो इस बिल्कुल। नाते मुझे लगता है कि जो वहां पर प्रत्याशी थे, उनको लगा ही नहीं कि मेहनत के आधार पर हम वहां पर पहुंचे। तो इसलिए मेहनत के आधार पर हम पहुंचते, तो वहां अपनी मेहनत भी करते हैं वहां सारी चीजों के लिए। तो कहीं ना कहीं जी कमी अभी देखने को मिली है सारी। जी अभी अगर जनता आपको मौका देती है तो आपके माइंड में क्या ब्लूप्रिंट आपने तैयार की है कि आप रामपुर का विकास करेंगे? मुझे लगता है कि अगर हम, तो एक आश्वस्त है, जो रिजल्ट आएंगे हमारे पक्ष में ही आएंगे। जी। अगर मौका मिलता है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी जो रहेगी, वो रहेगी हमारी जो कनेक्टिविटी है हमारी। हम अगर कहीं विकास की भी जब बात करते हैं सागर जी, तो विकास का जो हमारी पहली सीढ़ी है, जो प्रथम आधार है, हमारी सड़कें हैं। सड़कें हमारी अच्छी स्थिति में पहुंचे। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ सड़कें नहीं बनी है, वहां पर सड़कें बने, हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। और जहाँ सड़कें है, वो चाहे गांव की है, पंचायत की है, या एक पंचायत से दूसरे पंचायत को कनेक्ट करती है, उन सड़कों की हालत अच्छी हो, ये मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि सड़कें अच्छी हो तो मुझे लगता है कई समस्या का समाधान होगा उसमें। हम बागवानी क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, तो बागवान, जब एप्पल सीजन हमारा चलता है, तो हमारा मार्केट में सेब पहुंचने में मुझे लगता है कि हमारे को खर्चा बड़ा लगता है। कई ढुलान है, सड़कें ठीक नहीं है, हमारा जो कैरिज है उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो उसका बहुत बड़ा कारण हमारी सड़कों का है। तो पहली प्राथमिकता तो मुझे लगता है कि मेरी ये रहेगी कि सड़कों की हालत अच्छी हो, कनेक्टिविटी हमारी अच्छी जी। बने। वो कनेक्टिविटी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा को भी बेहतर करने की प्राथमिकता रहेगी, चाहे खनेरी हॉस्पिटल है, या चाहे हमारे अलग अलग क्षेत्र में जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो उनमें भी ऐसे अच्छी व्यवस्था वहां पर खड़ी करना है। वहां पर टेस्टिंग की सुविधा हो हमारे वहां पे, ठीक है, डॉक्टर्स वहां पर जो पूरे वहां पर वो हो, ये स्वास्थ्य सुविधा दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी प्राथमिकता मुझे लगता है कि जो रामपुर के अंदर आने वाले समय में हम कर सकते हैं। आज अगर हम देखें तो बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और उनके लिए रोजगार रोजगार की को लेकर अगर के व्यवस्था। आपकी जी जी। रोजगार को लेकर आपकी किस तरह की प्लानिंग है? हाँ, मैं वही युवाओं को कह रहा हूँ कैसे? आपको। जी। रोजगार को देकर अगर हम बात करें, तो रोजगार सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में भी देखें, तो कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा हम सभी जानते हैं। जी। लेकिन हम अगर रामपुर के अंदर ही अपने रोजगार के नए नए अवसर हम ढूंढ सकते हैं। हमारा रामपुर शहर बहुत ही सुंदर है। मैं तो पिछले 2 साल से जहां जा रहा था, तो मुझे कई स्थान ऐसे दिखे, रमणीक स्थान है, जहां वहां पर हम अगर टूरिज्म की दृष्टि से उनको अगर विकसित करेंगे,
तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट वहां पर आएंगे। आज टूरिस्ट गांव में आना चाहता है, लेकिन गांव में बिल्कुल पहुंचने बिल्कुल। का उस तरह की व्यवस्था हमारी खड़ी होनी चाहिए। और जहां वहां पहुंचे उस तरह के वहां पे होटल्स होने चाहिए, उस तरह के वहां पे उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे टूरिज्म को अगर विकसित करेंगे तो हम स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर दे सकते हैं। और दूसरा, हमारे जो कई प्राचीन मंदिर है, हमारे उस प्राचीन मंदिर को भी मुझे लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से अगर जोड़े तो ऐसे धार्मिक पर्यटन, और दूसरा हमारा जो कई स्थान ऐसे हैं जो चिन्हित स्थान अगर कुछ हम सिलेक्ट करें तो उनको अगर विकसित करें तो एक टूरिज्म आने वाले समय में ऐसे रोजगार के नए अवसर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक युवाओं के लिए मुझे लगता है कि टूरिज्म की को हम अगर विकसित करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, और हमारा रामपुर शहर में भी अपना जो इनकम का सोर्स है हमारा एक बागवानी है। इसके अलावा तो और बहुत ज्यादा कुछ हमारे पास है नहीं है रामपुर में। तो ऐसे एक टूरिज्म भी एक इनकम का सोर्स आने वाले समय में हो सकता है। मुझे लगता है कि ये भी एक प्राथमिकता हमारी आने वाले समय में रहेगी। बाकी बिल्कुल प्राथमिकता तो कई है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, टीचर्स हमारे कई, मुझे लगता है कि आज भी इंटीरियर एरिया में टीचर्स अगर देखें तो बहुत जाना ही नहीं चाहता कोई वहां पे। कोई किसी की वहां पर लगती है, कोई अपॉइंटमेंट होती है तो वो एडजस्ट कर लेता है। आजकल कहीं ना कहीं सबके अब अपने चैनल है, कोई किसी नेता को पकड़ता है, बिल्कुल। कोई किसी अधिकारी को पकड़ता है और वो अपनी ट्रांसफर करके एक सही स्थान पर जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे शिक्षा के स्तर में भी आज वहां पर मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है कि ऐसे टीचर्स वहां पर जितने अवेलेबल होने चाहिए वो अवेलेबल वहां पर हो, तो ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। बाकी प्रमुख जी तौर पर मुझे आपको बताया कि कनेक्टिविटी है, हेल्थ है और टूरिज्म है, ये तीन प्रमुख प्राथमिकताएं आने वाले समय में रहेगी। जी, सबसे बढ़िया आपने जो टूरिज्म की बात कही, ये बात सही है क्योंकि मैंने मनाली में खुद टूरिस्ट के बीच में रहते हैं। बहुत से टूरिस्ट हैं जो नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और अगर जी जी किसी जगह को अच्छे से अगर गवर्नमेंट प्रमोट करे तो बहुत अच्छे से हमारे होम स्टे चल सकते हैं गांव गांव में। और लोग गांव का जो घर का खाना होता है, लोकल फूड बोल के, वो खाना जी चाहते जी। हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आप टूरिज्म पे काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि अगर लाइफ में आपने जिस तरह की आपका अभी तक का लाइफ का संघर्ष रहा है, जब कभी ऐसा भी दौर आया है कि आप किसी वजह से डीमोटिवेट हो जाए कि हम कहाँ इस फील्ड में आगे, ऐसा कभी हुआ है? मुझे लगता है कि जब मैं मेरे पास कोई काम नहीं होता है तो मैं अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता हूँ। कई तरह के विचार आते हैं, कई नेगेटिव विचार आते हैं, सारी चीजें। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को जितना बिजी रख सकूं तो बिजी रखूं, ताकि मेरा माइंड नेगेटिव उस तरफ ना जाए। तो ऐसे कई प्रकार के बीच बीच में आते गए, लेकिन मैं उसको बाहर निकालने की मैं कोशिश करता था, या तो नए नए लोगों से मिलना, और या फिर अपने काम ढूंढता था, कोई काम में अपने टास्क ले लूं, उस टास्क में अपने आप को बिजी कर दूं। तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिविटी मेरे अंदर बहुत ज्यादा देर तक नहीं आ पाई। तो उसका कारण ये था कि मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता था। जी। तो हमारे जो युवा है आज की डेट में, एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं की, वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर कि आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया कहा कि हम देखेंगे तो पिछले जब 2 साल में मैंने एनजीओ में काम किया, तो एनजीओ में जब काम करते हुए मुझे महसूस हुआ कि युवाओं के लिए कुछ करना है। और रामपुर बुशहर आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा नशे की चपेट में आ चुका है। लगातार वहां पर कई मौतें हुई हमारे युवाओं की। तो उसका एक कारण अगर कहीं कहीं ना कहीं आया तो कहीं ना कहीं वो नशे के ओवरडोज से, या कहीं ना कहीं नशे का उसमें लिंक करा। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमने एक पीछे लगभग 1 साल पहले एक वर्कशॉप हमने कराई थी रामपुर के अंदर। और वर्कशॉप का नाम दिया था कि हमने नशे को रोकने के लिए समाज की क्या भूमिका हो सकती है। उसमें हमने महिला मंडल के और युवक मंडल के ऐसे पदाधिकारी हमने बुलाए थे कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है। मेरा उसका कराने का हेतु ये था कि नशे की सप्लाई रोकने के लिए सरकारें काम करना चाहिए, कानून को काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए कि उसकी सप्लाई ना पहुंचे। लेकिन नशे की डिमांड कम हो जाए, डिमांड ही कम हो। तो मुझे लगता है कि इसमें ना तो कोई कानून काम कर सकता है, ना कोई सरकारें काम इफेक्टिवली काम कर सकती है। उसके लिए जी समाज को ही काम करना पड़ेगा कि हमारे युवा नशे की डिमांड ना करें। तो मुझे लगता है कि एक पक्ष को हम देखकर हमारे को काम करना चाहिए, हमारे युवा डिमांड कम करें नशे की। तो हमने उसके लिए वर्कशॉप में कई तरह के सुझाव आए। तो उसमें इस प्रकार के हमारे को लगा कि ऐसे हमारे को अवेयरनेस कैंपेन कराना पड़ेगा। सबसे पहले कैंपेन अगर कराना है तो पेरेंट्स का कराना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जी भूमिका होती है शुरुआती दौर में। जब नशे की चपेट में आता है व्यक्ति, गलत आदत में पड़ता है, तो कोई ना कोई सिम्टम उसके व्यक्ति जो
युवा है उसके अंदर आ जाती है और वो परिवार वालों को पता लग जाता है, तो परिवार उस समय इग्नोर कर लेता है। शुरुआत में कुछ कोई बताते हैं तो उसको मानता नहीं है। ये भी देखने में आता है कि कोई पड़ोसी या कोई बाहर का भी कोई व्यक्ति बोले कि आपका बच्चा गलत आदत पड़ गया, तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो आज के समय में तो बिल्कुल ये परिस्थिति आई है कि अगर मैं जब हम अगर स्कूल बच्चे जब छोटे छोटे थे, तो हमारा का कोई गांव का व्यक्ति भी अगर देखता था कि हम गलत आदत कर रहे हैं, तो उससे भी डरते थे, भागते थे हम। वो डांटेगा, बिल्कुल। मारेगा या घर में वक्त बोलेगा। बदल गया। लेकिन आज आज आपको हैरानी होगी, आज हमारा जो सगा चाचा है, वो सगा चाचा भी हमारे को गलत करते हुए देखेगा तो उसकी हिम्मत नहीं होती है उसको डांटने की, उसको ये करने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज के अंदर जो ये सारी कुछ कमी आई है, तो उसको दूर करने के लिए मेरे को लगता है कि अगर सबसे पहले काम करना है, तो परिवार जो हमारा है, माता पिता है, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से बच्चों को ध्यान रखना है। और एक स्टेज के बाद मुझे लगता है कि जब 6ठी 7वीं के बाद +2 तक का जो एक पीरियड होता है, इस पीरियड में बच्चे के बिगड़ने के बहुत बड़े चांस होते हैं। उस पीरियड में हम बच्चों पर निगरानी ध्यान अगर ठीक से रखेंगे, और मुझे लगता है कि वो बचे रहेंगे। तो पहला काम तो नशे को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे परिवार को जागरूक करना है। दूसरा, हमारे को यूथ को भी हमारे को जागरूक करना पड़ेगा। और यूथ को जागरूक तो करना ठीक है, उसके लिए मुझे लगता है कि इसके अलावा यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमारे को माध्यम देना पड़ेगा। नशा नहीं करेंगे तो बिल्कुल और कहाँ उनका अपना एनर्जी कहाँ चैनलाइज करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी बिल्कुल। एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमारे को अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने पड़ेंगे। हमारे को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमारे को अदर करिकुलर एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी उनके। हेलो। लगता है शायद इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से ये लाइव डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए, ये थे आज के हमारे गेस्ट कौल सिंह नेगी जी, जो बहुत ही जुझारू और बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक युवा चेहरा है। इस बार इनका मानना है कि ये अब रामपुर के अंदर इतिहास बदल देंगे। क्या होता है परिणाम, वो तो आगे आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें कही कि लाइफ के अंदर अगर आपका गोल सेट है, आप अगर मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो सक्सेस आपके डेफिनेट है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह से इनकी विचारधारा है, आगे आने वाले टाइम में जो इन्होंने ब्लूप्रिंट अपने माइंड में तैयार कर रखी है, उसके लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है हमारी तरफ से कि इनको मौका मिले। बाकी जो होगा फैसला जनता के हाथ में है। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी सेलिब्रिटी से, किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।